हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम सब डिस्कस करने वाले हैं MHI 09 इंडिया नेशनल मूवमेंट की मैराथन क्लास होने वाली। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट इग्नू MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी कम्प्लीटली मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप ये मैराथन क्लास भी दे करके चले जाएंगे तो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सफिशिएंट होगा। तो बिना वीडियो को स्किप करें, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी आपके MHI 09 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो MHI 09 की प्लेलिस्ट को जाकर के चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ नहीं पढ़ा तो वहाँ से करके जा सकते, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज MHI 09 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, आप सभी का काम बन जाएगा। आपको पता है कि, और देखो, ये जो मैराथन क्लास है सिर्फ जून के एग्ज़ाम के लिए ही बेनिफिट नहीं होगा। आगे जो हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, दिसंबर 2024, और यहाँ पर नया सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर MHI 09 में हम सभी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कवर करते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर आएगा तो कहाँ से करना है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को यूनिट फर्स्ट के बारे में बताया था। हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें टोटल 4 यूनिट है, लेकिन हमारा जो ये ब्लॉक है इसमें से हमें 20 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो यूनिट 1 से आएगा या तो यूनिट 4 से। सेकेंड और थर्ड से भी कभी कभी ये पूछ सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वहाँ से बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो सेकंड और थर्ड आप लोग खुद पढ़ कर जाएंगे। मैं आपको फर्स्ट और फोर्थ के बारे में बता देती हूँ कि यूनिट फर्स्ट और फोर्थ से आएगा तो आप लोग क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो। सेकंड और थर्ड से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट फर्स्ट और फोर्थ से होता है। देखो, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका नेशन और नेशनलिज्म के बारे में। नेशन और नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीय और आपके राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद के बारे में बताना, राष्ट्रीय और राष्ट्रवाद क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। हमारे इंडियन नेशनलिज्म के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम पीरियड चल रहा था, तो यहाँ पर हम अपने राष्ट्र को दिखाते हैं। यहाँ पर आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं और हम कहीं भी जाते हैं तो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहीं भी इंडिया से बाहर जाएंगे लेकिन आप सभी अपने नेशनलिज्म को ही शो करते हो, ठीक है, कि आप सभी इंडियन हो। और यहाँ पर हम भारत में रहते तो हैं, लेकिन इंडिया में आपने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर हर कोई अलग अलग है, सबका अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन सभी लोग इंडिया में रहते हैं। तो ये चीज़ होती है हमारा नेशन और नेशनलिज्म के बारे में। तो यहाँ पर नेशन और नेशनलिज्म के बारे में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे क्या कहते हैं, कह सकते हैं हमारे हिस्टोरियंस के अपने अपने डिबेट है, सबके अपने व्यूज़ है, सबने अपनी अपनी चीज़ें बताई हुई हैं आपके नेशन और नेशनलिज्म के बारे में, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे कि आपके एग्ज़ाम में 2 थ्योरी पूछी जाती है, 2 सिद्धांत पूछा जाता है, मॉडर्निस्ट और आपके नॉन मॉडर्निस्टिक, यानी कि आधुनिकता और गैर आधुनिकता सिद्धांत के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अब अगर बात करें, या तो वो एक भी दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं, तो ये उनकी चॉइस है। नेशन और नेशनलिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एक पर्सन का नाम मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे कि आपको अर्नेस्ट रेनन आपके फ्रांस के स्कॉलर थे। इन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो हमारी सोसाइटी में, यानी जो हम नेशन को एज अ रेस या बायोलॉजिकल देखते हैं ना, ये इस बात को रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। अर्नेस्ट रेनन का मानना है कि यहाँ पर जो राष्ट्र होता है वो किस पर बेस्ड होता है, ये आपके बेस्ड होता है बेस्ड ऑन विल, बेस्ड ऑन मेमोरी, बेस्ड ऑन आपका कॉन्शियसनेस, ये इनका मानना है, ठीक है। ये इनका क्या मानना है कि आपका जो राष्ट्र है, जो नेशन है, वो किस पर बेस्ड है, आपके इन चीज़ों पर। और ये किस बात को रिजेक्ट करते हैं कि नेशन जो है आपका बायोलॉजिकल या फिर आपका रेशियल, इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम इसके थ्रू दर्शाते हो कि हम कौन से राष्ट्र या कौन से नेशन से हैं। ये बात याद रखना, ये बात इन्होंने यहाँ पर आपकी बताई है, ठीक है। उसी तरीके से और भी स्कॉलर्स हैं, और भी हिस्टोरियंस हैं, वो आपको याद रखने, एक आध मैंने आपको बता दिए। उसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो, अर्नेस्ट रेनन की ना, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, 1983 की बात है। इनकी बुक का नाम था, आप याद रखना, नेशन और नेशनलिज्म। मैंने आपको वैसे भी बताया कि आपको जो है वो चीज़ें याद रखनी है एग्ज़ाम में,
कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन में हम हिस्टोरियंस उनके बुक उनके व्यूज़ टाइम पीरियड लिखते हैं तो हमारे एक अच्छा स्कोर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको इसमें बतानी है। तो यहाँ पर अर्नेस्ट नैनन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। मेन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपके थ्योरीज से जो क्वेश्चन आता है मॉडर्निस्ट और नॉन मॉडर्निस्ट, ये सेपरेटली भी आ सकता है, दोनों एक साथ भी आ सकता है। हमारे राष्ट्रवादियों ने हमारे एक स्पेसिफिक कुछ सिद्धांतों के बारे में बताया। यहाँ पर जो हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे इसमें हमें एक पर्सन का नाम याद रखना है, वो है आपका टॉम नैन। ये एक हिस्टोरियंस है, इनके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रवादी के बारे में इन्होंने यहाँ पर आपके बताया, ये एक स्कॉलर है और एक राष्ट्रवादी है, और इन्होंने यहाँ पर अपने इस नेशनलिज्म के सिद्धांतों को दो तरीके से एक्सप्लेन करा है। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे नॉन मॉडर्निस्ट की थ्योरी यानी गैर आधुनिकता की थ्योरी की यहाँ पर आप बात करोगे, तो यहाँ पर आज हम नॉन मॉडर्निस्ट अगर देखते हैं तो ये एक बहुत लार्ज अच्छी मात्रा में बहुत अच्छा खासा फैला है। यहाँ पर अगर मैं आपके नॉन मॉडर्निस्ट की बात करती हूँ तो यहाँ पर इन्होंने आपके इस नॉन मॉडर्निस्ट को तीन तरीके से डिवाइड करा है। एक होता है आपका एवोल्यूनिस्ट, ठीक है, एक होता है आपका एवोल्यूनिस्ट, नेक्स्ट होता है आपका नेचरिस्टिक। ये पॉइंट आपको याद रखना है आपके एग्ज़ाम के लिए, और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके नेचुरलिस्टिक की जो बात है, यहाँ पर हम अपने इसको एक कह सकते हैं नेशन को इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, नेचर की बात है। जैसे हमने क्या हुआ कि हमारा जन्म जहाँ भी होता है बाय बर्थ, है ना, उसी से हम डिसाइड कर दी जाती है कि हम कौन सी क्लास के या कौन सी कास्ट के हैं। ये चीज़ इसमें देखी जाती है जो आपको याद रखनी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही बात बताई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपकी प्रियनलिस्टिक की बात करूँ तो यहाँ पर आपके क्या बताया गया है, इसको बोला गया है कि ये आपका एक इन्वेंटेड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली इसको डिस्क्राइब करा गया है। यहाँ पर आपके राष्ट्र को यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट क्या दिया है, इन्वेंटेड ट्रेडिशन का। मैंने आपको क्या बताया, इसको क्या बोला गया आपका इन्वेंटेड ट्रेडिशन, यानी आपके आविष्कार यानी परंपरा के बारे में बात करी है। ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये टर्म आपके किसने दिया था, एरिक हॉब्सबॉर्न ने। किसने, एरिक हॉब्सबॉर्न ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हमें नेशनलिज्म को समझना है तो हमें इन्वेंटेड ट्रेडिशन के टर्म को समझना होगा। ये बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। इसी तरीके से मॉडर्निस्ट की बात कर लो। मॉडर्निस्ट में हमें जिस स्कॉलर का नाम याद रखना है वो है आपका एली। देखो ये नाम आपको याद करने होंगे तभी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर मॉडर्निस्ट आधुनिकता में एली कैड्यूरी है राष्ट्रवादी, जिन्होंने यहाँ पर अपनी चीज़ों को बताया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आपके और किसका नाम याद रखना है, यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, नीचे सब कुछ चेकआउट कर लो, अर्नेस्ट गेलर का। अर्नेस्ट गेलर ने आपके मॉडर्निस्ट के पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे खासे तरीके से एक्सप्लेन करा है। इन्होंने अर्नेस्ट गेलर ने आपकी पूरी चीज़ बताई है कि आज हम कैसे पूरे अग्रेरियन से लेकर के इंडस्ट्रियल सेक्टर तक पहुँचे हैं। ठीक है, ये बात किसने बताई है, इन्होंने अर्नेस्ट गेलर ने बताया किस तरीके से एग्रेरियन से एग्रीकल्चर यानी इंडस्ट्रियल तक पूरा स्ट्रक्चर आज हमारा पहुंचा है। ये बात बताते हैं। इनके अकॉर्डिंगली जो सिद्धांत है, किनके, अर्नेस्ट के अकॉर्डिंगली जो सिद्धांत है वो आपका स्ट्रक्चरल भी है और आपका मेटलिस्ट भी है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आज हमारी जो इकोनॉमी मतलब कॉलोनियल मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर, क्योंकि मॉडर्निस्ट यानी आधुनिकता का ही टाइम है ना, इसमें इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सबसे पहले माना जाता है कि आपके यूरोप में इमर्ज हुई थी। 18th से 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपका ये फेज़ आपको देखने को मिलता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने बताया कि ये एक ऐसा टाइम है कि जब हमारे राष्ट्र में यानी सोसाइटी में एग्लिटेरियन यानी इक्वालिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ये भी बताया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो इक्वालिटी है सोसाइटी में वो हम डिस्ट्रॉय होता चला गया, क्योंकि यहाँ पर लोग हायरार्की पे बिलीव करने लगे। यहाँ पर सबको कोई भी रैंक हो, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी स्टेटस हो, उसके क्लास और उसके अकॉर्डिंगली दिया जाने लगा। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई। यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपके नेशन और नेशनलिज्म में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपके स्टेट यानी राज्य का होता है। तो राज्य का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक नया इकोनॉमिक देखने को मिलता है। अगर आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में MHI 02 में हमने ये चीज़ करी थी कि किस तरीके से इस नेशन और स्टेट का आपस में रिलेशन होता है।
ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी की यहाँ पर भी बात करिए कि आम आदमी जो है वो किस तरीके से अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं, ये सारी बातें आप इसमें बताओगे। तो नेशनलिज्म, हमारे जो राष्ट्रवादी हैं उन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पर आपके मॉडर्निस्ट और नॉन मॉडर्निस्ट के सिद्धांतों को बताया है, ठीक है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि यूनिट फर्स्ट से मॉडर्निस्ट या नॉन मॉडर्निस्ट से क्वेश्चन आएगा तो आप सभी क्या कर सकते हो। इसी तरीके से आप देखो, मैंने आपको थॉम नॉन के बारे में बताया, ये मॉडर्निस्ट के बारे में बताते हैं। इन्होंने आपकी एक बुक लिखी थी, ठीक है। इनकी बुक का नाम अगर आप देखोगे तो आपकी बुक का नाम है ब्रेकअप ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रेकअप ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन्होंने यहाँ पर बुक लिखी थी, जिसके अंदर इन्होंने नेशनलिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया था और बताया था कि किस तरीके से यूरोपियन में इंडस्ट्रियल सोसाइटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने मॉडर्निस्ट को और आपके इन यूनिवर्सलिस्ट, ये दोनों तरीके से मानते हैं। जैसे अर्नेस्ट डेन ने आपके स्ट्रक्चर और मेटरनिस्ट को माना था ना, ऐसे ही इन्होंने आपके क्या करा है, मॉडर्निस्ट और यूनिवर्सलिस्ट के लिए चीज़ों को यहाँ पर बताया है। अब हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे नेशन में कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का उदय होता है। हमारे यूरोप में ये चीज़ भी इसी में मेंशन है। धीरे धीरे कैपिटलिज्म के सिस्टम जब हमारी सोसाइटी में आता है तो यही चीज़ इम्परलिज्म और कॉलोनिज्म भी इमर्ज हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो जो टॉम नैन है, इन्होंने पूरे नेशनलिज्म में जो इंडियन का एक्सपीरियंस होता है वो उसके बहुत क्लोज थे और इसीलिए इन्होंने पूरा पर्टिकुलरली आपकी इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो नेशनल नेशनलिज्म में सिंगल यानी 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 20 में भी आ सकता है, दोनों थ्योरी में से दोनों भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। एक अगर आएगा तो सबसे ज़्यादा नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरी पूछते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़कर चले जाना। अब हम बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट यानी यूनिट 4 की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं आपका यूनिट 4। यूनिट 4 में मैंने आपसे बताया था कि हमारा जो यूनिट 4 है इसमें या तो आपके कैम्ब्रिज स्कूल और या तो फिर आपके सबल्टन के व्यूज़ पूछे जाते हैं। तो अभी आपने ऑलरेडी MHI 03 का एग्ज़ाम दे करके आ चुके हैं, तो कैम्ब्रिज और सबल्टन के बारे में जो मैंने आपको कुछ पढ़ाया है वो चीज़ें आपको याद रखनी है। बट फ़र्क बस इतना है, डिफरेंस बस इतना है कि ये आपसे पूछते हैं कि कैम्ब्रिज और आपके सबल्टन के क्या इंडियन नेशनलिज्म को लेकर के पर्सपेक्टिव है, वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, दोनों को मिलाकर भी पूछ सकते हैं, ये उनकी चॉइस है। यूनिट 3 अगर देखोगे तो यूनिट 3 में नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट के ऊपर है, तो आप लोग चाहो तो यूनिट 3 को भी रीड करके जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं आ सकता, उनकी चॉइस है। क्या पता कि इस बार उनका माइंड चेंज हो जाए, यूनिट 4 से ना पूछ के 3 से पूछ लें। तो वो राष्ट्रवादी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, मार्क्सिस्ट के बारे में भी बताया हुआ है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। देखो यूनिट 4 में कैम्ब्रिज स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो कैम्ब्रिज स्कूल आपने पढ़ा है कि हमने हिस्टोरियन ने मोस्टली यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती है 1960 से लेकर के 1970 तक, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इतिहासकार हैं, इन्होंने अपने पूरे इम्परलिज्म के बारे में, आपके इंडियन के लोगों के बारे में सब कुछ, यहाँ पे सारा कॉन्ट्रडिक्शन हमें देखने को मिलता है। कैम्ब्रिज स्कूल में अगर मैं कुछ हिस्टोरियन के बारे में बात करूँ तो एक आपका है जॉन गैलहर, ठीक है। जॉन गैलर एक तो आपको नाम याद रखना है, दूसरा है आपका रोनाल्ड रॉबिन्सन। ये कुछ हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने हिस्ट्री राइटिंग लिखी थी कैम्ब्रिज स्कूल में और यहाँ पर सारी चीज़ें हमें बताई थी। आपके जॉन गैर्नल की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके किसके स्टूडेंट रह चुके हैं, अनिल सील के। अनिल सील अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको MHI 03 में भी बताया था कि इन्होंने आपकी एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। द एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन्होंने यहाँ पर बुक लिखी है। इन्होंने ये बुक आपको याद रखनी है, इन्होंने ये बुक लिखी 1968 में। अगर आप इस चैप्टर की क्वेश्चन करके आने वाले तो ये चीज़ें आपको याद रखना। और इन्होंने अपनी बुक के अंदर क्या बताया कि इंग्लिश एजुकेशन, यानी जब हमारी सोसाइटी में इंग्लिश एजुकेशन आई, इन्हीं लोगों ने हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास के लोगों को इमर्ज करा है। इससे पहले सोसाइटी में सिर्फ अपर और लोअर क्लास होती थी, लेकिन जब से सोसाइटी में हमारे एजुकेशन, वो भी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आया, तो सोसाइटी में मिडिल क्लास आ गई है। ये सारी बात इन्होंने बताई है। साथ में इन्होंने इसमें ये भी बताया कि किस तरीके से हमें राइवलरीज देखने को मिलती है, किसके बीच में, आपके कास्ट और कास्ट के बीच में, ठीक है, आपके क्लास और क्लास के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, समुदायों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसी वजह से हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत सारे स्ट्रगल हुए थे, ठीक है, क्योंकि जब हमारे इंडिया में
ब्रिटिशर्स रूल करने आए थे, तो आपको पता है बहुत सारे आंदोलन, मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं। ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताना है। मतलब ओवरऑल कैम्ब्रिज स्कूल में ये नज़र आता है कि इंटरनेशनल मूवमेंट के टाइम पर हमारे बहुत अच्छा खासा स्ट्रगल आपको देखने को मिलता है, चाहे वो कास्ट के बीच में हो, क्लास के बीच में हो, हिंदू के बीच में हो, मुस्लिम्स के बीच में हो, ब्राह्मण्स के बीच में हो, हर जगह हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो आपके पीजेंट हो, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कैम्ब्रिज हिस्टोरियन जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के बारे में इन्होंने सबके क्या क्या व्यूज़ है और इसके अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ हुई, ये सारी बातें इन्होंने बताई। इसी तरीके से मैं आपके सबाल्टर्न स्टडीज़ की मैं बात करूं, सबाल्टर्न स्टडीज़ भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है 20वीं सेंचुरी में। इनको जो बढ़ाया था वो थे आपके रणजीत गुहा। सबाल्टर्न मतलब जो हमारे कॉमन पीपल, आम आदमी जो थे, उनके बारे में बताया कि किस तरीके से यहाँ पर कॉमन पीपल का रोल हमें सोसाइटी में देखने को मिलता है। और रणजीत गुहा यानी सबाल्टर्न स्टडीज़ में हम ये भी देखते हैं कि ये आपके मार्क्सिस्ट हो, नेशनलिस्ट हो, कॉलोनियल हो, हर एक की हिस्ट्री राइटिंग को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्योंकि वो इसलिए क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी सबाल्टर्न क्लास पर फोकस किया नहीं, उनके बारे में हिस्ट्री राइटिंग लिखी नहीं है। रणजीत गुहा के बारे में अगर आप देखोगे तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था द फ्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी है, सॉरी, ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है। तो यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि आपको पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंटरनेशनल मूवमेंट में जो भी आंदोलन चले थे, हमारे पीजेंट और ट्राइबल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। उन लोगों ने भी रिवॉल्ट किया, उन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उसके बारे में किसी ने भी हिस्ट्री राइटिंग नहीं लिखी। इस वजह से रणजीत गुहा इन सब लोगों के अगेंस्ट थे। यहाँ पर इन्होंने आपके लोगों के बारे में सब कुछ बताया है। और दूसरा, यहाँ पर इन्होंने आपके सारा ये बताया कि किस तरीके से इलाइट क्लास, जो अपर क्लास के लोग होते, सारा कंट्रोल इन लोगों के हाथ में होता है, ये सारी बातें। उसके बाद आप इसमें गजेंद्र पांडे का नाम भी याद रख सकते हो। गजेंद्र पांडे ने भी आपके जो अवध में पीजेंट मूवमेंट हुआ था ना, उसके बारे में बताया है। ठीक है, अवध में जो पीजेंट आंदोलन हुआ था उसके बारे में बताया है। साथ ही साथ हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था बिहार में, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट आप लोग सुमित सरकार का नाम याद रख सकते हो। ऑलरेडी MHI जब 3 में आपने अगर ये टॉपिक किया होगा तो आपने सबके नेम याद रखे होंगे। सुमित सरकार ने आपके नॉर कॉरपोरेशन मूवमेंट जो आपका बंगाल में हुआ था उसके बारे में बताया। ठीक है, सबाल्टर्न यहाँ पर आपने देखा कि सबाल्टर्न में हर एक लोग आते हैं और सब में हर एक आंदोलन में आपके पीजेंट हुए, आपके चाहे वर्कर्स हुए, लेबर हुए, ट्राइबल हुए, सबका क्या क्या रोल है, किसने क्या क्या किया, वो सब कुछ इन लोगों ने अपनी बुक में मेंशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मतलब सबाल्टर्न में क्या है कि इन लोगों ने हर एक कम्युनिटी, हर एक क्लास, हर एक लोगों पर फोकस किया था, सबके बारे में बताया था। ये सब कुछ आपको सबाल्टर्न स्टडीज़ के स्टोरियंस के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। देखो, जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉक है जिसमें हमारा ब्लॉक सेकंड है, ब्लॉक सेकंड में मैंने आपको बताया यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 8 है। देखो, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, अब आएगा तो क्या लिखना है ये देखो। यूनिट 5 में आपको बताना है कि आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो फाउंडेशन हमें देखने को मिलता है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो आपको बताना है। वैसे इस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभी आता है, लेकिन अगर आएगा तो क्या लिखना है वो समझो कि यहाँ पर हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत होती है, आप सभी को पता है, 1885 में। ठीक है, यहाँ पर हमारे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, हमारा जो ये टॉपिक है अब इसमें क्या देखा, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो नींव है 1885 में शुरू हुई थी। इसके A.O. ह्यूम आपको याद रखना है। ठीक है, ये A.O. ह्यूम जो है ये आपके ब्रिटिशर्स हैं और एक रिटायर्ड मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस के, और यहाँ पर इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद आपको पता है कि हर साल यहाँ पर सेशन हमें देखने को मिलता है। 1947 तक हर साल कोई ना कोई सेशन हुआ था। जब 1885 में जब हमारा ये सेशन हुआ था तो बताया जाता है कि इसमें टोटल कितने डेलीगेट्स आए थे, 72। ये सेशन दिसंबर में 1885 में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, यस, आपके बॉम्बे में। और उस टाइम पर इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे, जो इसको लीड कर रहे थे, उनका क्या नाम है, VC बैनर्जी। ठीक है, ये सारी बात आपको याद रखनी है। फिर यहाँ पर आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या करा, हर साल यानी एवरी ईयर ये लोग आपके
कॉन्फ्रेंस रखते थे और अलग अलग शहरों में रखते थे और यहाँ पर अलग अलग इशू पे बातें करते थे, उसको जो भी डिस्कशन होता था वो करते थे। और मेन जो कांग्रेस की डिमांड होती थी वो क्या होती थी, वो चाहते थे रिफॉर्म, सुधार की, किसकी, सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में। ठीक है, इसमें आपके इंडियंस के लोग भी आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। फिर इन लोगों का मेन फोकस किस पे होता था, आपकी राइटिंग पर, स्पीच पर, आर्टिकल्स पर। ठीक है, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट वीसी बनर्जी, मैंने आपको बताया, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन उद्देश्य क्या था कि ये अपने जो भी कह सकते हैं ना लोगों के बीच में फ्रेंडशिप करने का, हमारे लोगों में सब में क्या हो, क्योंकि आपको पता ना ये वो टाइम है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, अब कांग्रेस पार्टी आई है, तो सबका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तब आपको ये यूनिट 5 से मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आएगा। मैंने आपको बताया ये चैप्टर हर बार नहीं आता, कभी कभी आता है, और अगर आया तो ये बातें आपको मेंशन करनी है। देखो इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपका यूनिट 6 अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीट होता है। आपके इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बारे में आप यहाँ देखोगे तो इसके अंदर हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे आर्थिक की आइडियोलॉजी यानी इसकी विचारधारा देखी जाती है कि किस तरीके से हमारे लेबर कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इसमें भी आपको कुछ हिस्टोरियन के नाम याद रखने होंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही आप यहाँ पर बता सकते हो। जैसे कि पहला है आपका फ्रेडरिच लिस्ट। फ्रेडरिच लिस्ट ये आपके एक इकोनॉमिक नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवादी हैं, और इन्होंने आपकी एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था द नेशनलिस्ट सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये बुक इन्होंने यहाँ पर लिखी थी, 1844 की बात है। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी है, बहुत सारे स्टोरियंस आपको आएंगे। जैसे कि नेक्स्ट आप देख सकते हो हेनरी चार्लेस। ठीक है, इन्होंने भी आपके इकोनॉमिक के बारे में बताया था कि किस तरीके से आपके मतलब बहुत सारे हैं, कुछ कैनेडियन के लोग बिजनेसमैन भी आपको देखने को मिलते हैं। आपके जॉन फिच भी हैं, उन्होंने भी एक जर्मन के फिलोसोफर भी है, इन्होंने भी आपकी पब्लिसिटी करी, नेशनलिस्ट की इकोनॉमी के बारे में बताया कि बहुत सारे इकोनॉमिक नेशनलिज्म बिलीव करते थे आपके किसमें, लाइक अ फ्री ट्रेड में। ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक नेशनलिज्म में इन लोगों का मेन फोकस इस पे था। जैसे कि नेशनलिज्म राष्ट्रवादी में सबसे बड़ा इशू क्या था, आरसी दत्त ने यहाँ पर चीज़ें बताई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपके हर साल कोई ना कोई रेजोल्यूशन पास किया था, ये बात आप सभी भी जानते हैं। जितनों को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी उन्हें ये चीज़ जल्दी समझ में आ रही होगी, अदरवाइज़ जिन्होंने नहीं किया थोड़ा बहुत उन्हें ज़रूर प्रॉब्लम हो रहा होगा। बाकी आपको दादा भाई नरोजी आपको पहले याद है, जिन्होंने आपकी ड्रेन थ्योरी दी थी। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया की इकोनॉमी को खाली किया, क्योंकि इकोनॉमिक की बात हो रही है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी इस पर पॉइंट आउट किया था कि जब इंग्लैंड ने अपनी पॉलिसी हमारे भारत में लेकर के आई थी तो क्या चीज़ें यहाँ पर हमें फेस ऑफ देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में बताना है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी फ्री ट्रेड पे बिलीव करती है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म आपके किस पे बिलीव करती है, आपके एनार्की पे, इस पर बिलीव करती है। ठीक है, इकोनॉमिक जो नेशनलिज्म है ये आपके क्या करते हैं कि ये जो आपके लिबरल होते हैं ना, उदारवादी, यहाँ पर जो ट्रेड के लिए ये लोग आपके गोल्ड का यूज़ करते थे ट्रेड में, जब यहाँ पर ट्रेड होता था। तो यहाँ पर इन्होंने आपके एक ब्रिटिश के बैंकर हैं, पॉलिटिशियन, उन लोगों ने भी सजेस्ट किया था कि यहाँ पर पेपर करेंसी होनी चाहिए, ना कि गोल्ड कॉइन होना चाहिए जब हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो व्यापार में इकोनॉमिक की जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि एंशियंट मेडिएवल हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली, पहले बार्टर सिस्टम था, बाद में आपके गोल्ड सिल्वर ब्रोंज इन सब के कॉइन्स मिलते हैं, लेकिन अब इनकी कोशिश है पेपर करेंसी का यूज़ करो। ठीक है, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में बताना। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके यूनिट 7 है आपका इंटेलेक्चुअल पे। इस चैप्टर से कभी भी एक क्वेश्चन आता है तो वो आता है आपका, ये जो मैं लाइन लिख रही हूँ ना, कल्चरल रेजिस्टेंस, इस पर ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, अगर इन्होंने पूछा तो क्या बताओगे, तो यहाँ पर आपको देखने, सबसे पहले आपको यहाँ पर ईश्वर
चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखना। देखो आप में से फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में याद रखना, आपको इसमें लीडर, हिस्टोरियन, स्कॉलर सबके नेम याद करने होंगे, किसने क्या क्या किया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न के जो थॉट है उस पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टाइम पर कुछ प्ले भी लिखे गए थे। ठीक है, कुछ प्ले लिखे गए, जैसे आपने नाम सुना है नील दर्पण। नील दर्पण आपका उस टाइम पर लिखा गया, या जमींदार दर्पण यहाँ पर लिखा गया। बंकिम ने, चंद्र चटर्जी ने आपके आनंद मठ भी लिखा था, जहाँ पर ये सब अपनी बातें इसके थ्रू कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर इन सब के थ्रू क्या की गई, आपकी बातें कही गई। मैंने आपको क्या बताया, एक तो ये हो गया, फिर हो गया आपका आनंद मठ के थ्रू भी इन लोगों ने क्या करा, अपनी चीज़ें बताई, सब कुछ एक्सप्रेस किया था। इसी तरीके से नेक्स्ट आप लोग ये नाम याद रख सकते हो, इसमें लोकितवाड़ी। लोकितवाड़ी ने भी आपकी एक चीज़ लिखी थी, एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनका क्या मानना था कि ये भारत में रूल करते हैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर इनका मानना है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे जो इंडिया में आए तो वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी की जो देन है वो इन्हीं लोगों की है। ये सारी चीज़ बताते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आप इसमें बता सकते हो आपके दयानंद सरस्वती के बारे में, जो कि आपके वेद के बारे में बताते हैं। ठीक है, दयानंद सरस्वती के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हो। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के बारे में आप बता सकते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने आपके हिंदू सेल्फ प्राइड के बारे में बताया। ठीक है, 1887 से 1893 की यहाँ पर बात हुई है। तो यहाँ पर इन लोगों का मैसेज तो था लोगों में ह्यूमैनिज्म, रिलीजियस यानी धार्मिक मानवतावाद फैलाने का था। ठीक है, ये इन सब की कोशिश रही थी हिंदुज़म सोसाइटी में मर्ज करने का। तो ये सब कुछ हम यूनिट 7 में बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है हमारा यूनिट 8। देखो हमारा जो यूनिट 8 है वो आपका जो चैप्टर है ये हमारा स्वदेशी मूवमेंट पे है। और स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप लोग ऑलरेडी सारी बातें ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में हम ऑलरेडी देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर आप अब क्या है कि इस चीज़ में ये चीज़ कब आया था, 1905 में। ये स्वदेशी मूवमेंट क्या कब हुआ था, इसका रीज़न क्या था। तो यहाँ पर आपकी जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर पूरे तरीके से इंडिया के लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि ये लोग आपके ब्रिटिशर्स यानी फॉरेनर के गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। अब ये चीज़ यहाँ पर डिसाइड हुई थी, सबको ये बात पता है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अगस्त में, कब, 7 अगस्त 1905 में। और ये लॉन्च हुआ था कहाँ पर, आपके कलकत्ता में, कलकत्ता टाउन हॉल यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर ये डिसाइड हुआ था, जहाँ पर गांधी जी ने बिल्कुल यहाँ पर स्वराज, सेल्फ रूल की बात करी। और यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। स्वदेशी मूवमेंट हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक पार्ट है, जो कि आपके पूरे तरीके से सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करता है। ठीक है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने आपके किसके लिए बात करी है, सेल्फ रूल की, जिसे आप स्वराज के नाम से भी जानते हो। ये मूवमेंट आपके क्या कि ये आपके अब स्वदेशी यानी हम अपने देश की चीज़ों को यूज़ करेंगे। खादी जैसे आपने देखा, इसको बढ़ावा दिया जाने लगा, इसकी बात हुई जाने लगी थी। अगर मैं स्वदेशी या बॉयकॉट मूवमेंट की बात करूँ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यहाँ पर आपको याद होगा इसका कारण क्या था स्वदेशी मूवमेंट का, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। जब ब्रिटिशर्स ने आपके बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में, यही वो कारण है जिसके वजह से स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल का विभाजन हो गया था ईस्ट और वेस्ट साइड में, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के पूरे इरादे से, जिसके वजह से इस स्वदेशी मूवमेंट का मेन उद्देश्य यही है कि अब हम स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे और आपके फॉरेनर गुड्स या फिर इम्पोर्टेड गुड्स को बॉयकॉट करेंगे। ये इस स्वदेशी मूवमेंट का मेन उद्देश्य था। इसी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान आपका वंदे मातरम भी आया था। क्या आया था, वंदे मातरम भी हमारा इसी टाइम पर, आपको स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर जब बॉयकॉट सिस्टम आया तो आपके हर एक चीज़ों को जला दिया था, कौन सी, जितनी भी ब्रिटिशर्स की थी, फॉरेनर्स की थी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल भी इसी टाइम पर इस्टेब्लिश हुई थी 1906 में। क्या, नेशनल एजुकेशन काउंसिल भी आपकी
1906 में अगस्त में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इंडिया के बिज़नेस पे अब इस टाइम पर टेक्सटाइल मिल, चाहे शॉप होगा, चाहे आपके बैंक होगा, इंश्योरेंस कंपनी, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और यहाँ पर आपके स्वदेशी मूवमेंट में आपके बहुत लोगों ने आपके इंटरेस्ट दिखाया, तो मैक्सिमम लोगों ने इसका सपोर्ट भी करा था। तो ये था हमारा पूरा सेकंड ब्लॉक। ये दोनों ब्लॉक अगर अच्छे से कर लिए तो 50% तो बनता ही है आपके यहाँ तक, 50 नहीं तो 40। ठीक है। लेकिन 50 तक ऑब्वियस है कि अगर आपने स्टार्टिंग के दोनों ब्लॉक कवर कर लिए तो 50% तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलो आगे बात करेंगे हमारे थर्ड ब्लॉक की। थर्ड ब्लॉक से क्वेश्चन अगर हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, थर्ड ब्लॉक में जो हमारा जो चैप्टर है, इसमें जो हमारा सबसे पहला यूनिट है आपका यूनिट 9। देखो यूनिट 9 से हर बार क्वेश्चन नहीं आता, और अगर आया तो 10-10 मार्क्स का आएगा। एक तो आपका होम रूल मूवमेंट पूछ लेते हैं, या तो लखनऊ पैक्ट। हमेशा नहीं आता, लेकिन कभी कभी भी अगर इन्होंने पूछा है तो ये 10 मार्क का ही क्वेश्चन आता है। एक तो होम रूल मूवमेंट, जो कि आपको पता है एनी बेसेंट ने स्टार्ट करा था। लखनऊ पैक्ट, जो कि आपको पता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में लखनऊ सेशन में 1916 में ये समझौता हुआ था। ये सारी बातें आपको इसमें मेंशन करनी है। ठीक है। एनी बेसेंट आपके इसके यानी होम रूल मूवमेंट इरीज की थी। ये एनी बेसेंट ने, ये इसकी प्रेसिडेंट रह चुकी है। इंडिया में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को यहाँ पर ज्वाइन करने आई थी, उसकी ये प्रेसिडेंट भी थी, और इन्होंने ही इसको यहाँ पर स्टार्ट किया था। और ये इंडिया भारत में इसी 1914 में इसी पर्पज़ से आई थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी होम रूल मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने ही होम रूल मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। होम रूल मूवमेंट आपका यहाँ पर चलता है, मराठी स्पीकिंग हमारे भारत का उस समय ये पार्ट था। एनी बेसेंट ने इस मुस्लिम लीग को, हिंदू होम रूल मूवमेंट को आपके मराठी में, मतलब यहाँ पर मद्रास में इसको बेस्ड यहाँ पर हम देखते हैं। 1917 में कम से कम इस होम रूल मूवमेंट में 60,000 मेंबर हमें देखने को मिल जाते हैं। होम रूल लीग मूवमेंट में ज़्यादातर एजुकेशन पीपल आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसी टाइम पर एनी बेसेंट ने, आपका एक एडिटर थी आपकी इनकी बुक न्यू इंडिया, ये न्यूज़पेपर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको इसमें बतानी है। लखनऊ पैक्ट मैंने आपको बता दिया, लखनऊ पैक्ट से 10 मार्क का ही क्वेश्चन आता है। ये समझौता आपके हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था। ठीक है। या फिर कह सकते हैं आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, ये भी बेटर है। किसके बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हमारा लखनऊ का समझौता हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लखनऊ पैक्ट यानी समझौता जो आया था, इसमें आपका रिफॉर्म यानी क्या सुधार चाहते थे ये लोग, इसमें वही सेम एज इट इज़ आपकी सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि इस टाइम पर जो इंडियन काउंसिल आपकी स्टार्ट हुई थी उसको ख़त्म कर दिया जाए। इंडियन काउंसिल जो था ना, जो इसको क्या कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए। हमारे सोसाइटी में जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, इन दोनों को भी सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, ये दोनों अपना अलग अलग काम करें। ठीक है। यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो उनकी सैलरी है, उनको इंडिया के फंड से ना दिया जाए। ये भी आपको इसमें याद रखना है। जितनों को मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता है आप लोग ईजिली से कर लोगे, बट इन शॉर्ट भी समझ लो कि हमारा कि लखनऊ पैक्ट में आखिरकार ये चाहते क्या थे। तो लखनऊ पैक्ट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो टर्म है उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया। ठीक है। यहाँ पर लखनऊ पैक्ट का सब चीज़ें हुआ कि अब हमें देखने को मिलता है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम्स में हमें यूनिटी देखने को मिल जाती है इस पैक्ट के थ्रू। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। 10 मार्क्स का आता है अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, होम रूल या फिर लखनऊ पैक्ट, कभी कभी आता है लेकिन आएगा तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी। चलो अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, आ ही जाता है। हमारे चैप्टर का नाम है एमरजेंसी ऑफ गांधी जी। ठीक है। एमरजेंसी ऑफ गांधी जी, इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। इसको डिटेल में करना है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओ, आप चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। एमरजेंसी ऑफ गांधी जी में आपको बताना है जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, और यहाँ पर इन्होंने आपके जो उसके बाद आपके जो मूवमेंट किए थे ना, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ आपका, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है।
चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट आपको पता है कि यहाँ पर किसानों का मूवमेंट था जिसमें खेती नील की कराई जाती थी, है ना। नील कटिया आपके मूवमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ये चीज़ आपको इसमें करनी है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की अगर हम बात, देखो इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, जा करके मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट से चेकआउट करना, डिटेल में नोट्स भी बने हुए हैं, अच्छे से कर लोगी। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो मैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी 1918 में आपको ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपके जो लेबर है, जो यहाँ पर आपका होता है ना बोनस, उसके लिए ये मूवमेंट चला था। खेड़ा सत्याग्रह भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब आपके जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से जो ये लोग टैक्सेस नहीं पे कर सकते थे, उसमें जो उनको माफ़ करवाना था टैक्स, ये चीज़ें इस सत्याग्रह मूवमेंट में हमें देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में करना है, आई मीन इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो। बात करते हैं यूनिट 11। देखो यूनिट 11 से बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, लेकिन मे भी दिसंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपके चैप्टर का नाम है टर्निंग पॉइंट, यानी आपको इसमें रॉलेक्ट एक्ट के बारे में बताना है। टर्निंग पॉइंट मतलब है रॉलेक्ट एक्ट, ठीक है। रॉलेक्ट एक्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन करना है। 1919 में हमें ये एक्ट देखने को मिलता है। तो रॉलेक्ट एक्ट आप सभी जानते हो कि रॉलेक्ट एक्ट आपका 1919 में आया था, 19 मार्च में हमें ये देखने को मिलता है, जिसको हम, इसके बारे में भी डिटेल में मैंने करा रखा है। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो आपको ये डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम इसको इसके नाम से भी जानते हैं, इस एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आपने क्या देखा था कि इसको और साथ में हम ब्लैक एक्ट, ठीक है, काला कानून के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इस टाइम पर आपने क्या देखा था कि इस टाइम पर हम क्या कर सकते देखते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या लगा दिया था कि जो यहाँ पे पुलिस है वो किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से, मतलब वो बिना उस पर्सन से पूछे उन्हें अरेस्ट कर सकती है। उसके लिए उन्हें अरेस्ट वारंट की ज़रूरत नहीं है कभी भी किसी के। वो यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं वो आपके किसी भी पर्सन को उठा करके ला सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पर हुई थी, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा जो और भी लोग हैं वो गुस्से में थे, और ये रॉलेक्ट एक्ट आपको देखने को मिला। ये क्रांतिकारी, आपको ये इसी के अगेंस्ट हमारा ये एक्ट चला था। ये चीज़ें आपको इसमें बतानी है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी क्लास में कर रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को चेकआउट करोगे डिटेल में मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 12। देखो यूनिट 12 ज़रूर करना, इसको छोड़ने के बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, मैक्सिमम तो आता है। खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, दो टॉपिक है तो इसको पढ़कर जाना। खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। खिलाफत मूवमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था। ये खिलाफत मूवमेंट हमें जब यहाँ पे 1919 में हुआ था, टर्की के ऊपर यहाँ पर है कि यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स ने टर्की के आपके मुस्लिम पर अटैक कर दिया था, उस वजह से ये खिलाफत मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं एक के बाद एक लोगों पे अटैक कर रहे थे, बट ब्रिटिशर्स ने टर्की को बोला था कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि टर्की के लोगों को ना, मुस्लिम को अपने खलीफाओं की बहुत चिंता थी। बट यहाँ पर आपके जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने टर्की के लोगों को बोला कि डोंट वरी, हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे, आप लोग तुम सेफ़ हो। बट क्या होता है कि ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को धोखा दे दिया होता है। और खिलाफत मूवमेंट ये इसीलिए हुआ कि यहाँ पर अब मुस्लिम्स भी आपके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मना तो किया था लेकिन फिर भी उन्होंने टर्की पर आक्रमण कर दिया, जिस वजह से खिलाफत मूवमेंट हुआ था। आगे बढ़ेंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था। 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। आपको पता है कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत गांधी जी ने की थी, ठीक है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा खासा भी चला था, बहुत अच्छा खासा जिसे हम कह सकते हैं। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी आपके गवर्नमेंट के स्कूल को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, हर एक फॉरेनर क्रॉथ को, सबको बॉयकॉट करने की यहाँ पर बात की गई थी, अगर आपको याद हो। और ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आपका बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्या चाहिए थी, आपकी स्वराज, ठीक है। यहाँ पर भी सेल्फ गवर्नमेंट हमें देखने को चाहिए। और ये मूवमेंट बहुत अच्छा खासा फैला था। बट 1922 में आपको याद होगा जलियांवाला बाग का इंसिडेंस हो गया, जिसके वजह से ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा था। क्योंकि आपको पता है गांधी जी जो है वो नॉन वायलेंस थी, वायलेंस पे बिलीव नहीं करते थे। जब तक ये मूवमेंट वायलेंस
नहीं हुआ था, जब तक यहाँ पर नॉन वायलेंस तरीके से चला था तब तक ये आंदोलन चला। लेकिन जैसे ही ये आपके ये जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंस हो गया, इसने सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी और ये क्या हो गया, 1922 में गांधी जी को नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस लेना पड़ा। यहाँ पर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मेन क्या था, स्वदेश स्वराज, ये इनका मेन सिद्धांत, मेन प्रिंसिपल था। यहाँ पर इनका मेन था कि स्वदेश की चीज़ों को अडॉप्ट करना है, चाहे वो स्पिनिंग हो, वीविंग हो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मतलब मेन इनका ये है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताना है कि आखिरकार जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का कारण एक तो होम रूल मूवमेंट भी है, जो कि आपके एनी बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इकोनॉमिक के वजह से जो आर्थिक कंडीशन हुई थी, उसका भी असर रोलेट एक्ट में आपको देखने को मिला। खिलाफत मूवमेंट तो आपने अभी देख ही लिया। तो 1922 में आपको जो चौरी चौरा इंसिडेंट जो आपने देखा ना, गांधी जी ने फरवरी में, सॉरी जलियांवाला बाग नहीं है, चौरी चौरा इंसिडेंट से करेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़, चौरी चौरा इंसिडेंस है, यस चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था 1922 में, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, करेक्ट कर लो सभी। चौरी चौरा इंसिडेंस है 1922 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यहाँ पर 22 पुलिसमैन जो है मारे गए थे, क्लैश हो गए थे, इस वजह से ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यूनिट 12, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन मैक्सिमम मिल ही जाता है। उसके बाद बात करेंगे हमारे यूनिट 13 की। यूनिट 13 है हमारा रेवोल्यूशनरी। देखो रेवोल्यूशनरी ट्रेंड में आपसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का क्वेश्चन आता है। देखो हर बार नहीं आता, बट अगर इन्होंने चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो यही पूछेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम में भी यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आपको ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि हमें इसमें बताना है। इसमें आपको काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस आपने सुना होगा, है ना, जो रेलवे का था, ये चीज़ आपको बताना है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। आपके ये पहले HSRA की जगह आपको ये पता है कि HRA था, पहले सोशलिस्ट नहीं था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था एक तो भगत सिंह, आपके सुखदेव, शिव वर्मा थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, ठीक है, विजय कुमार सिन्हा भी थे, विजय कुमार सिन्हा। तो ये सारे लोग थे, इन सबकी मीटिंग हुई थी और सभी ने इस आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के पार्ट थे। और यहाँ पर मीटिंग हमें देखने को मिलती है। इनकी जो कमेटी बनी थी, ऑर्गेनाइज्ड हुई थी, कब हुई थी, आपकी 9 सितंबर को 1928 की बात है। दिल्ली में हमें इनकी मीटिंग देखने को मिलती है। कम से कम बताया जाता है कि 10 मेंबर ने आपके पार्टिसिपेट किया था। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पंजाब से, राजस्थान से, अलग अलग स्टेट से लोग आए थे और जिन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया था। इस मीटिंग ने अडॉप्ट किया था और यहाँ पर रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी HRA को बाद में रीनेम, दोबारा से एक नया नाम दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इस पार्टी का मेन उद्देश्य था क्या करना, इनका मेन उद्देश्य था स्टैब्लिश करना आपके फेडरल रिपब्लिक को स्टैब्लिश करना। ये इनका मेन उद्देश्य था। ऑफ द US यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया इनका मेन प्रिंसिपल, मेन सिद्धांत था। HSRA ने डिक्लेयर कर दिया था, ये इनका मेन गोल था कह सकते हो। ये आपके सोशलिस्ट रिपब्लिक को स्टैब्लिश करना चाहते थे, भगत सिंह, ये सारे लोग। तो HSRO में आपकी ये सारी चीज़ें डिसाइड हुई थी और इसी टाइम पर हमारे बहुत सारे सोल्जर्स ने डिसाइड कर लिया था, अपने उन्होंने घर तक छोड़ दिए थे ये सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इसमें देखना है, बताना है। HSRA में अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया और आप सभी इसको करके जाने वाले, वैसे तो बहुत कुछ है इसके अंदर, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। देखो नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, यूनिट 14 से कभी कोई क्वेश्चन आता है तो वो एक ही आता है, वो है स्वराज पार्टी, ठीक है। कभी भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक आएगा। स्वराज पार्टी के जो फाउंडर है आपको पता है CR दास है और
मोतीलाल नेहरू है, ये दोनों का नाम याद रखना है। ये पार्टी कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1923 में। और कब ख़त्म हुई? 1935 में। ख़त्म क्या हुई थी? डिज़ोल्व हो गई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई थी, ये मर्ज स्वराज पार्टी की। अगर हम बात करते हैं तो आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि आज की क्लास आपके अभी तक यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। लेकिन उससे पहले आप में सब में किसी को भी नोट्स चाहिए, क्लासेस भी चाहिए, क्लासेस तो क्या है क्योंकि मैराथन क्लासेस तो आप देख रहे हो, नोट्स अवेलेबल है 8881969880 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये नोट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, और जल्दी से टेलीग्राम चैनल का लिंक, सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबको ज्वाइन कर लो, ताकि कभी भी फ्यूचर में इग्नू से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो आपको अपडेट मिलती रहे। स्वराज पार्टी का उद्देश्य, अगर मैं अगर आपको बताऊं तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो माना जाता है, ये चाहते थे आपके डोमिनियन स्टेटस, क्या चाहते थे? डोमिनियन स्टेटस को अटेंड करना चाहते थे। ये पूरा चाहते थे कि हमारा पूरा कंट्रोल आपके ब्यूरोक्रेसी पर हो, इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी। ये मूवमेंट स्वराज पार्टी क्या चाहता था? वही सेम एज इट इज़, सेल्फ रूल। ये चाहते थे कि यहाँ पर लोग जो है वो गवर्नमेंट पे पूरा कंट्रोल हो। ये चाहते थे कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, क्या इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर सेक्टर आपका यहाँ पर वो हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्वराज पार्टी के लोग चाहते थे, ये इनका मेन उद्देश्य था। स्वराज पार्टी के पास टोटल कितनी सीट थी? 104। और ये जीते भी थे कितने? स्वराज पार्टी जीती थी 42 सीट्स इन्हें मिली थी आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। 1923 में इतनी पार्टी से ये लोग जीते थे, स्वराज पार्टी के जो मेंबर थे। स्वराज पार्टी में आपके विट्ठल भाई पटेल भी ये स्पीकर थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1925 में। ठीक है, स्वराज पार्टी की ये सारी बातें याद रखनी है। बस स्वराज पार्टी क्या हुआ, 1925 में CR दास की ना डेथ हो जाती है ना, ये उसके बाद स्वराज पार्टी वीक हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये पार्टी को जो पूरा सपोर्ट है, जो पीजेंट है बंगाल की, इन सबका किसी का सपोर्ट उतना मिल नहीं रहा था। तो एट दी एंड 1935 में क्या होता है, स्वराज पार्टी जो है, जो अलग से एक पार्टी बनी थी कांग्रेस से भी अलग, वो कांग्रेस की पार्टी में मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, और इस तरीके से स्वराज पार्टी का काम ख़त्म होता है। वैसे तो बहुत कुछ है, बट इन शॉर्ट में आपको एक चीज़ समझ आ गई कि यहाँ पर आपके स्वराज पार्टी को कितनी चीज़ें सीट्स मिली। जैसे मैंने आपको क्या बताया, 104 सीट में से 42 सीट ये आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जीते थे। मद्रास की जो काउंसिल थी उसमें इन्हें 98 में से 14 सीट मिली थी। अगर ये आपको याद हो सके, अगर आपको करना है तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें कर सकते हो। मोतीलाल नेहरू इसके लीडर थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, ऊपर मैंने नाम मेंशन किया, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यूनिट 14 में कभी भी आएगा तो स्वराज पार्टी से क्वेश्चन आता है। तो ये हमने आपका ब्लॉक 3 भी कंप्लीट कर लिया है। ओवरऑल अगर आपने यहाँ तक भी कर लिया तो 80% तक तो आपने आराम से कर लिया है। चलो आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ब्लॉक आता है ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 की अगर मैं बात करूँ तो ब्लॉक 4 में हमारा यूनिट 15 से लेकर के यूनिट 19 है। यूनिट 15 भी अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर करना, छोड़ना नहीं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आपको इसमें नेहरू रिपोर्ट पढ़ना है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैंने आपको बताया था कांग्रेस मिनिस्ट्री के ऊपर, कांग्रेस मिनिस्ट्री। और ये तीनों तो खास तौर से कर लेना। और प्रिंसली स्टेट भी है, बट चलो ठीक है, अगर आप लोग सब कुछ ना पढ़ के भी कुछ चीज़ें भी पढ़ कर जाओगे तो भी चीज़ें समझ आ जाएगी। देखो सिविल, अगर हम बात करते हैं आपके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जिसे आप सभी क्या कहते हो, यस हिंदी वाले कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। इसमें आपको पता है आपके, जिसको आप सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हो, और यहाँ साबरमती से लेके डांडी मार्च तक आपको यहाँ देखने को मिलता है। और ये जो है आपके 12 मार्च यानी 12 मार्च 1913 की ये बात है। और यहाँ पर जो ये इन्होंने जो पूरा साबरमती से डांडी मार्च तक ये गए थे, अहमदाबाद तक, पूरा 241 मील की दूरी इन्होंने यहाँ पर सबने स्टार्ट की थी। ये सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं।
ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था और आप पहले भी इसके बारे में जान चुके हो कि हाँ हमने इसके बारे में पढ़ा और हमें ये सारी चीज़ें पहले से पता भी है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस भी आपका एक मास मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। ये भी एक हमारा मास मूवमेंट है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इसको हम आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इनका भी मेन उद्देश्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, याद रखना। और यहाँ पर इसकी शुरुआत देखो 6 अप्रैल से हुई थी। 6 अप्रैल 1930 में इन्होंने क्या करा था, ये यात्रा तो करनी शुरू करी। 6 अप्रैल को इन्होंने सॉल्ट का जो लॉ था ना, कानून, उसको ब्रेक किया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर मैं आपके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बैकग्राउंड की बात करूँ, अगर पीछे जाएं तो यहाँ पर कलकत्ता का सेशन हुआ था 1928 में। 1928 में जो कल सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और मोतीलाल नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे। यहाँ पर इन लोगों ने डिमांड की थी आपके डोमिनियन स्टेटस की, ठीक है। और दूसरा 1929 की बात है, इरविन पैक्ट हुआ था, है ना। आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुए थे इस टाइम पर। अगर हम देखते हैं लाहौर सेशन या फिर पूर्ण स्वराज की बात भी हुई थी 1929 में। 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात हुई थी। 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में हमारा जो फ्लैग है उसको होस्ट किया गया था, ये बात आपको पता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हमारा जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था, ये बात भी आप लोग ऑलरेडी जानते हो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप जानते हो कि गांधी जी ने हमारी कुछ डिमांडें रखी थी, ठीक है, यहाँ पर, बट ब्रिटिशर्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, ये तो उनके ऊपर है, लेकिन बात तो यहाँ पर रखी गई। जैसे कि पोस्टल रिजर्वेशन बिल को इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। इंडियन के टेक्सटाइल को लेकर के प्रोटेक्ट की यहाँ पर बात की गई थी। और दूसरा ये चाहते थे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर टैक्स को थोड़ा कम कर दिया जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो सॉल्ट टैक्स लगाया गया उसको पूरे तरीके से ख़त्म करो, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है कि इस पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए जब हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं तो। डांडी मार्च जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो इसीलिए हुआ था। यहाँ पर अहमदाबाद के लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट किया था सिविल, और ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, ताकि ये जो सॉल्ट लॉ जो इसको है ना उसको पूरे तरीके से ब्रेक कर दिया जाए। यहाँ पर जो है इससे रिगार्डिंग जो टैक्स है वो पे करने से मना करवा दिया गया। यहाँ पर जो भी लिक्विड है, फॉरेन क्लोथ शॉप है, उसको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो सर्वेंट है उनको रिज़ाइन, उन लोगों ने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया इन सारी चीज़ों को लेकर के। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमें ये सारी बातें याद रखनी है। अगर हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, वैसे तो मैक्सिमम यहाँ से आता है, याद रखना। आगे बढ़ो। नेहरू रिपोर्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर है। नेहरू रिपोर्ट से भी कभी कभी आता है, हर बार ही नहीं आता। नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 की बात है। नेहरू रिपोर्ट भी एक अच्छा चैप्टर है। यहाँ पर आपके नेहरू मतलब मोहम्मद अली, तो ये आपका मोतीलाल नेहरू है। मोतीलाल नेहरू है जिन्होंने आपके नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और नेहरू रिपोर्ट का भी मेन मोटिव था डोमिनियन स्टेटस, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के लिए नेहरू रिपोर्ट यहाँ पर हमें देखते हैं। इन्होंने इनका जो मेन मोतीलाल नेहरू ने लिखा है यहाँ पर, इन्होंने अपना अधिकार मांगा किस पे, बिल ऑफ राइट। ये चाहते थे कि हर एक को इक्वल मिले, मैन हो चाहे वुमेन हो, दोनों को इक्वल सिटीजनशिप यहाँ पर देनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली। और साथ ही साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का प्रपोजल भी दिया कि इसको क्रिएट करो। नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेहरू रिपोर्ट ने मैंने आपको क्या बताया, एक तो डोमिनियन स्टेटस, बार बार पढ़ रहे एक ही चीज़ क्योंकि ये तो सभी का था ही, डोमिनियन स्टेटस इंडिया के लिए मांगा था इन लोगों ने। इक्वल राइट्स मैंने बता दिए। साथ में ही चाहते थे कि हमारे राज्य में कोई भी रिलीजन ना हो, कोई भी रिलीजन के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें नहीं चाहते। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहते थे। क्या नहीं चाहते थे? सेपरेट इलेक्टोरेट। ये सारी चीज़ें नेहरू रिपोर्ट में मेंशन की गई थी यहाँ पर। उसके बाद जिन्हा ने आपके कितने, मोहम्मद अली जिन्हा ने टोटल कितने 14 पॉइंट रखे थे, जिसमें इन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करी थी, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल और स्टेट की कैबिनेट होंगे उसमें कम से कम 1/3 मुस्लिम की मेजॉरिटी होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव में कितने मेंबर होने चाहिए, 1/3 तो मुस्लिम की पार्टी होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि मुस्लिम मेजॉरिटी बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हम चाहते कि हमारी इन टेरिटरीज पर हमारा कंट्रोल भी हो, ज़्यादातर मेंबर यहाँ पर भी मिले।
ये चाहते थे कि रिलीजियस में प्रोटेक्शन, उनके मुस्लिम्स के कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, हर जगह मुस्लिम्स को अधिकार मिले, राइट मिले। ठीक है, ये सारी बातें नेहरू रिपोर्ट में करनी है। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा यूनिट 17, वो है हमारा कांग्रेस मिनिस्ट्री। लास्ट टाइम आई थिंक नहीं आया तो क्या पता इस बार आने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री हमारा यूनिट 17 है। कांग्रेस ने यहाँ पर ये जो पूरा टाइम पीरियड 1936 से 1939 तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके लखनऊ सेशन होता है 1936 में। कहाँ पर होता है? लखनऊ में सेशन होता है। कांग्रेस ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया होता है आपके इलेक्शन में, प्रोविंशियल काउंसिल में। गांधी जी ने भी कांग्रेस से विड्रॉ कर दिया था 1934 में, ऐसा बताया जाता है। देखो इसमें सारी कांग्रेस की इलेक्शन की बातें होंगी। इलेक्शन मैनिफेस्टो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था अगस्त 1936 में। कब? अगस्त 1936 में इलेक्शन का मैनिफेस्टो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पर आपके एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, फिर अगला सेशन जो हुआ था वो फैजपुर में हुआ था। कांग्रेस ने जो यहाँ पे आपको पता है ना कि हर साल सेशन होता है, उस समय जवाहरलाल नेहरू वहाँ के प्रेसिडेंट थे। हमारा जो इलेक्शन होता है तो यहाँ पर किसको कितनी पार्टी मिली, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी होगी अगर आप इस चैप्टर से करने वाले हैं तो। देखो यहाँ पर जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करूँ तो टोटल इतनी सीट थी जिसमें से 134 कांग्रेस को मिलती है। बिहार में अगर मैं बात करूँ तो टोटल सीट 152 थी और जिसमें से 95 कांग्रेस को मिलती है। तो देखो ये तभी करना जब आपको ये नंबर याद हो जाए। बंगाल में अगर मैं बात करूँ तो 250 थी, 250 सीट्स में से कांग्रेस जीती इतनी। तो कांग्रेस यहाँ पर मतलब ज़्यादातर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, असम और बॉम्बे में देखने को मिलती है। कांग्रेस का सबसे बेकार जो परफॉर्मेंस रहता है वो पंजाब में माना जाता था और सिंध में। कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहाँ पर कम था। बोला जाता है कि कम से कम 38 जो सीट है वो रिजर्व कर रखी थी लेबर पार्टी ने। ठीक है, कांग्रेस ने इसमें से सिर्फ 20 सीट ही जीती थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। 482 सीट्स भी बताई जाती है जो कि मुस्लिम ने रिजर्व कर रखी थी। तो ये सीट्स याद करनी पड़ेंगी, किसमें कितनी सीट से कौन जीता कहाँ, इस चैप्टर में ये चीज़ करनी होती है। जिस भी स्टूडेंट को ये चीज़ याद हो जाए वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पर वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेड क्लासेस ले रखे हैं, नोट्स ले रखे हैं, तो वहाँ से कर लो। डिटेल में मैंने कराया, प्रोवाइड करा है, उससे बाहर कुछ नहीं करना, ना आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो यूनिट 18 आप खुद पढ़ लेना, आपका यूनिट 18 है। कभी कभी हमें ये क्वेश्चन मिल जाता है। हमारे इसके क्वेश्चन का नाम है आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रोग्राम, मतलब कभी भी आता है, कभी कभी आ जाता है, इसी चैप्टर के नाम से आ जाएगा। तो तब इसमें आपको डांडी मार्च के हुआ तो डांडी मार्च के बाद उसका क्या नतीजा निकला, कराची सेशन हुआ, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। इस तरीके से यूनिट 19 से भी आ सकता है प्रिंसली स्टेट। ये कुछ चैप्टर कभी कभी आते हैं, हर बार नहीं आते, लेकिन अगर आया तो मैंने आपको पहले बताया ये आप सभी को खुद करना है। ठीक है, कुछ चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, तो कुछ चीज़ें आप लोग भी रीड आउट ज़रूर करके जाओ ताकि ये प्रिंसली स्टेट के बारे में आप लोग ज़रूर करके जाना। ठीक है, देखो प्रिंसली स्टेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रिंसली स्टेट में क्या बताया जाता है। प्रिंसली स्टेट होता है आपका क्या, मोनारिकल, जहाँ पर राजतंत्र होता है, पता है ना आपको। प्रिंसली स्टेट में डिफरेंट साइज, कंपोजिशन, रिसोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर मोस्टली प्रिंसली स्टेट जो है वो आपके ऑटोक्रेटिक रूल होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोक्रेटिक रूल होते हैं। इन पर लैंड रेवेन्यू का बर्डन जो है जनरली प्रिंसली स्टेट पर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। रूलर की जर्नली अगर हम बात करें, सुप्रीम कंट्रोल जो है स्टेट रेवेन्यू पर इनका खुद का होता है। ठीक है, मोनार्की आपको पता ही है। प्रिंसली स्टेट में क्या होता है कि यहाँ पर जो कानून है ये लोग खुद चलाते हैं, इनके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपको प्रिंसली स्टेट में बताना अगर यहाँ से आया या फिर आप सभी अगर करके जाने वाले हैं तो। इसमें आप लोग 1934 में महाराजा हरि सिंह ने आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्टेब्लिश किया था, प्रजा सभा यहाँ पर इन्होंने रखा था। ठीक है, मुस्लिम्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम दोबारा से रखे नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने चेंज किया था। तो ये सब कुछ आपको प्रिंसली स्टेट में बताना होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। पार्ट 1 तक मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। वैसे तो यहाँ तक सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पार्ट 1
आज की मैराथन क्लास में हम इसी को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बाद पार्ट बी कल, जो पार्ट 2 है वो कल की क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको यूनिट 20 से लेकर के यूनिट 35 में आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो ये हम पार्ट बी में कवर कर लेंगे। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितनी ज़्यादा लाइक शेयर कर सको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दो। अगर आप सभी का रिस्पॉन्स इस वीडियो में अच्छा रहा तो पार्ट बी भी आपको आपके एग्ज़ाम से पहले मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि पार्ट भी जब भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन अपडेट आप सभी को मिलते रहे। और नोट्स और क्लासेस अवेलेबल हैं, किसी को भी चाहिए तो 8881969880 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सफिशिएंट है। अदरवाइज इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो पार्ट बी आपको आपके एग्ज़ाम से पहले चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। रिस्पॉन्स नॉर्मल रहा तो मुश्किल है कि पार्ट बी चैनल पर अपलोड हो पाए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सभी इस वीडियो पर कितना प्यार दिखाते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।